Hello everyone, my name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UPSC Commerce as well as Management Option. So on 25th of September, the UPSC Management Option was conducted. तो इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ, मैं पेपर 1 को एनालाइज करने वाला हूँ, जहां पे हम बेसिकली बात करेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए कौन सब्जेक्ट से, क्या वेटेज रहा थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल टॉपिक्स का, और थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूंगा दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, दिखा दूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू आल्सो ब्रीफली टेल यू कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे. Certainly, I cannot go ahead and tell you the answer as of now because that is going to take some time. और वो properly हम sample answer solve करके आपके कोर्स के अंदर as soon as possible, probably in a week or in 2 weeks time, वो आपके कोर्स में हम प्रोवाइड कर देंगे. बट अभी के लिए एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन करते समय थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो, प्रॉब्ली ऑफ अ 30 मिनट और 40 मिनट वीडियो, बट प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा. ठीक है, चलिए लेट्स क्विकली मूव अहेड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिखाना चाहता हूं बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ आइडिया. बहुत ज्यादा मुझे आइडिया लग जाएगा, आप सबको भी आइडिया लग जाएगा कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शन ए के बारे में बात करूं, सेक्शन ए के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज मैनेजरियल फंक्शन, then we have organizational behavior and then we have HR. तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके सेक्शन ए के, दैट इज इन पेपर 1 ऑफ यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन. तो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, शोन इट क्लियरली, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए. देयर आर नो प्रैक्टिकल बिकॉज़ प्रैक्टिकल नहीं पूछा जा सकता. सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और अप्रोक्सीमेटली मैनेजरियल फंक्शंस अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 70 मार्क्स का आया है, 65 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आया है और 65 मार्क्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है. दे आर ऑफ इक्वल नेचर, इक्वल वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है. ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, इफ आई टॉक अहेड सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी में आपके पास 3 सब्जेक्ट है दोबारा, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने मैनेजमेंट ऑप्शन के वेटेज के बारे में बात की थी, जहां मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था that even though सेक्शन बी के अंदर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बट बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एनालिसिस हमें ये समझ में आया था कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं पूछे जाते. तो यहां भी अगर आप देखेंगे, सो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, ठीक है, और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का. इसका मतलब टोटल प्रैक्टिकल जो है वो सिर्फ 35 मार्क्स का पूछा गया है. इट इज ओनली फॉर 35 मार्क्स एंड रेस्ट जो 165 मार्क्स है दैट इज फॉर थ्योरी. अगर सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं तो 75 मार्क्स अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पूछा गया, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, थोड़ा सा कॉस्टिंग है, थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. 65 मार्क्स का सेक्शन बी है व्हिच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 60 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पूछा गया व्हिच कम्स आउट टू बी 2. सो यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस है. ठीक है, सो that was your section. ठीक है, सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं. सेक्शन ए तो पूरा का पूरा थ्योरी था. सेक्शन बी में मैं आपको बता चुका हूं कि 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था और 165 मार्क्स का थ्योरी था. अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 82/18%. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एटलीस्ट वो पेपर 1 ऑफ यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल पे कम देना है. यू कैन स्लाइटली फोकस मोर ऑन अ थ्योरी. ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस. कौन से टॉपिक से आए थे ये भी बताऊंगा, जहां थोड़ा सा ब्रीफ लगेगा वहां पे थोड़ा सा ब्रीफ भी आपको दे दूंगा. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गो अहेड एंड डिस्कस द आंसर्स इन डिटेल्स. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इज अ 10 मार्क का क्वेश्चन. 5 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ABCD एंड दे आर कंपल्सरी. आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर. वेरी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है. ठीक है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैनेजरियल फंक्शंस, जो आपका पहला सब्जेक्ट है जिसको आप OT भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. टॉपिक है मैनेजर वर्सेस लीडर एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. कुछ भी नहीं है, सीधे एक डिस्टिंक्शन की टेबल बना देनी थी और बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के बेसिस पे मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस बता देना था. सिंपल स्ट्रेट, वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ एनी 4 अप्रोचेस टू मैनेजमेंट एनालिसिस विद सुटेबल एग्जांपल्स. ठीक है, कुछ भी अप्रोचेस आप बता सकते थे. आप साइंटिफिक मैनेजमेंट बता सकते थे, आप ब्यूरोक्रेसी बता सकते थे, आप प्योर बता सकते थे. देन यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट बिहेवियरल कंटिजेंसी. जो भी आपको अप्रोच पसंद आता है वो अप्रोच आपको बताना था. और फाइनली 4 के लिमिटेशंस बता रहे हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन किसी भी 4 अप्रोचेस के बता देने थे. अप्रोक्सीमेटली 2.5 मार्क्स हमें एक अप्रोच पे स्पेंड करना था, तो बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखता.
Again, a very easy question from managerial functions, approaches to management, and it's an easy question. Again, very easy question, very doable question. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेशनल कंडीशनिंग. हाउ इज सोशल लर्निंग थ्योरी एन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. अब आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आप मोटिवेशन के टॉपिक पे पढ़ते हो, जहां पे सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात होती है कि किस तरीके से जब रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन यू मेक यूज ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसके बेसिस पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक डॉग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, डॉग एंड बोन का एग्जांपल देखिए रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंग, जहां पे डॉग के साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है, दैट व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन अ बेल ही कम्स अप एंड ही बार्क्स इन ऑर्डर टू गेट अ बोन. तो इस तरीके के ऑपरेंट कंडीशनिंग के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस करना था और उसको सोशल लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट करना था. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक है, सोशल लर्निंग थ्योरी इज द मेन टॉपिक, और इट्स एन इजी क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद हरनीत सर, तो यू कैन टेक योर कॉल एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ये इजी क्वेश्चन लगा या डिफिकल्ट. Take the question, change or die is the rallying cry among today's manager. या तो चेंज हमें होना पड़ेगा, बेसिकली चेंजेस इनएविटेबल के बारे में बात हो रही है. इनोवेट एंड एक्सप्लेन 3 अप्रोचेस टू मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंज. अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज को कैसे मैनेज करना है, बेसिकली उसके 3 अप्रोचेस बताने थे, जो काफी सारे अप्रोचेस हैं, उनमें से आप कोई भी 3 लिख सकते थे. ठीक है. पहला स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको एक ब्रीफली बताना था. सिंपल लाइन भी अगर लिख देते दैट चेंज इज इनएविटेबल, उसके बाद 3 अप्रोचेस के बारे में बता देते, द आंसर वुड हैव बीन कंप्लीट. वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आपका टॉपिक हो गया. एंड आई हैव कैटेगराइज्ड इट एज अ इजी क्वेश्चन कंसीडरिंग कि डायरेक्ट 3 अप्रोचेस के बारे में आप बता सकते थे, बट अगर आपको लगता है कि दैट वाज अ मीडियम और डिफिकल्ट, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. डी क्वेश्चन पे चलें, सॉरी ई क्वेश्चन पे चलें. Explain the kind of signals that warn a manager about employee requiring training. What types of training are critical for employees going in overseas assignment? 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में स्प्लिट कर सकते थे. पहले 5 मार्क्स में आपको बताना क्या वार्निंग सिग्नल्स होते हैं. बहुत ज्यादा गलती हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहा, एफिशिएंसी रीच नहीं हो रही है, ये सब कुछ वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं. ओवरसीज अगर ट्रेनिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक SWOT एनालिसिस करके वहां के मार्केट को समझना पड़ेगा, कल्चरल रिलेटेड डायमेंशन सिखाने पड़ेंगे, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि आप वहां के एनवायरनमेंट से अपने मैनेजर को अवगत करा सके, उनकी अवेयरनेस क्रिएट कर सके. So that is how you would have divided the 2 parts of the question. ठीक है. क्वेश्चन इज फ्रॉम एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट या फिर ट्रेनिंग वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछा गया. वेरी इजी. ठीक है. सेकंड ए पे चलें. लेट्स मूव टू द सेकंड ए पार्ट. Differentiate between entrepreneur and entrepreneur with example. Identify key traits of a successful entrepreneur. मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत थी, अदरवाइज भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते थे. एंड वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. और कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का क्वेश्चन. तो एक पार्ट के अंदर एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस, एंड देन एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर की ट्रेड्स बता देते. द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैनेजरियल फंक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक है. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, सेकंड बी के बारे में, सॉरी. People's behavior is based on their perception of what reality is and not on the reality itself. Absolutely correct. कई बार चीजें हमें कुछ और लगती हैं. For example, right now something that I am finding to be very easy, you might find it to be very difficult. और हो सकता है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने डिफिकल्ट बोला हो या मैंने मीडियम बोला हो सकता है वो आपको बहुत ही आसान लगे. So it depends on your own perception. और रियलिटी हो सकता है उससे दूर है. हो सकता है कि अगर हम यूपीएससी बोर्ड से पूछें तो वो कहे कि नहीं भाई हमारे हिसाब से तो पूरा पेपर बहुत ही आसान था. ठीक है. So that will depend on perception. Comment on the statement, basically इसको हाईलाइट करना है. Then what are the factors that influence perception? आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, आप पे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो गया. These could be some of the factors. तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स आपको एनालाइज करने हैं. ठीक है. और नेशनल बिहेवियर इज द सब्जेक्ट, परसेप्शन इज द टॉपिक. मैंने इसको मीडियम में कैटेगराइज किया क्योंकि कई बार क्या होता है, ये स्टेटमेंट अगर आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट. अगर किसी वजह से यू आर गोइंग टू राइट रॉन्ग आंसर, या फिर आपका आंसर उतना कॉन्क्रीट, उतना स्पेसिफिक नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट मूव टू द 2C. 2C पे चलते हैं. एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड कंपनीज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉइज. व्हाट इफेक्ट डू कंपनीज एक्सपेक्ट बेनिफिट्स विल हैव ऑन एम्प्लॉय मॉरल. आजकल हम देख रहे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत प्रोवाइड किए जा रहे हैं. बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि भाई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है या फिर वर्क फ्रॉम होम ले लिया. आजकल मूनलाइट का कांसेप्ट चल रहा है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट जस्ट वर्क फ्रॉम होम. तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कंपनी दे रही है. क्यों दे रही है? क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ, एक साइंटिफिक स्टडी ने ये प्रूव किया
कि अगर आप लोगों को बेनिफिट्स देते हैं मोर देन द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, तो उनका मोरल भी बूस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंट स्टडी ने उन लोगों से पूछा जो लोग घर पे काम कर रहे थे कि भाई आपको क्या इंसेंटिव है कि आप घर से काम करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होता था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर होता था, जो प्लेस पे जाके ऑफिस में जाके होता था, वो कम हो गया और हम फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारा मोरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, सो दैट कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, पहले रैशनल बता सकते थे और फिर आप बता सकते थे कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम एचआरएम, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी टॉपिक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड ए पे चलते हैं। Recent international events such as the pandemic, COVID pandemic and Russian-Ukraine war significantly impacted global business environment. Briefly evaluate its impact on Indian business operations. First part of the question. Identify attributes and skill set required by managers to operate under prevailing global business environment. दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि ये दो सिचुएशन का क्या इंपैक्ट है। Now I have been telling every time कि जब भी आप मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो करंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको कोविड पैंडेमिक के बारे में पता है, which I already believe कि आपको पता होगा, रशियन यूक्रेन वॉर के बारे में पता है कि टेरिटोरियल इश्यूज की वजह से उनके बीच में वॉर चल रही थी, तो उसका इंपैक्ट आप जीएस के एलिमेंट से, जो भी आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करके समझा हुआ है, उसका इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते थे। यू कुड हैव गिवन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर कि इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस पे कैसे इंपैक्ट आया। बहुत आर्टिकल आपको मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च मारेंगे। सेकंड क्या कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एंड स्किल सेट चाहिए। नाउ समबडी हु इज ऑपरेटिंग इन एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज टू बी अवेयर अबाउट कि इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यूक्रेन और इंडिया आपस में डील कर रहे हैं और यूक्रेन में कुछ हमारे सप्लायर्स हैं जो हमें सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल। अब ऑफ कोर्स की बात है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा कि भाई आपके पास सप्लाई कम आएगी। अब जो मैनेजर होगा उसको अडैप्ट करना पड़ेगा, ही शुड बी हैविंग मल्टीपल सप्लायर्स, ताकि वो इस इंपैक्ट को रिड्यूस कर पाए और उसका बिजनेस खराब ना हो। So that is one example. तो इस लाइन पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। टॉपिक इज मैनेजरियल फंक्शन, सॉरी सब्जेक्ट, एंड टॉपिक इज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। मीडिया लेवल क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा एनालिटिकल है। अगर आपने जीएस में अच्छे से पढ़ा हुआ था तो यू कुड हैव आंसर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव है, थर्ड बी पे चलते हैं। व्हाट आर द सेंट्रल टीनेट्स लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जो भी बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हमने पढ़ी हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करना था। ठीक है, पहले उनके सेंट्रल टीनेट्स बताने थे, मतलब मेन कंपोनेंट्स बताने थे, एंड देन आपको लिमिटेशन बताना था। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, हाउ लीडर्स हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बाय बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मेंटरिंग। दूसरा पार्ट था कि जो भी लीडर्स होते हैं जो ट्रस्ट और मेंटरिंग करते हैं अपनी इंप्लॉइज की, अपने जूनियर्स की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, उसका क्या इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑफ कोर्स की बात है कि जब ट्रस्ट बिल्डिंग होती है तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, कोऑपरेशन इंप्रूव हो जाता है, एंड दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव बेयरिंग ऑन परफॉर्मेंस। इस लाइन पे आप आंसर लिख सकते थे। अ क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। अगेन अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि वहां पे हमें पॉजिटिव इंपैक्ट बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड सी पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड सी। वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। व्हाट इज जॉब एनालिसिस? आपको पता है जहां पे आप जॉब को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दीस थ्री मेथड्स। ऑब्जर्वेशन मेथड, स्ट्रक्चर क्वेश्चन और डायरी मेथड। तो तीन ये मेथड्स हैं ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उनका बेसिकली आपको बताना है कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एचआरएम क्वेश्चन। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज फ्रॉम एचआरएम और टॉपिक जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फोर्थ पे चलते हैं। एक्सप्लेन मैनेजमेंट कांसेप्ट्स ऑफ टेलर एंड फ्योल एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बतानी है कहां-कहां पे थी। फॉर एग्जांपल जो टेलर की थी वो शॉप फ्लोर लेवल पे थी और जो फ्योल की थी वो मैनेजरियल लेवल पे थी। ये डिफरेंस था सबसे पहले तो, और बेसिक उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग द मैनेजमेंट और हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता बिकॉज टेलर एंड फ्योल हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट देयर अप्रोचेस, अबाउट देयर प्रिंसिपल। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट कांसेप्ट्स का क्वेश्चन है और इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट वाज द फोर्थ ए क्वेश्चन। आगे चलते हैं, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस इन सेक्शन 8। रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट चैलेंज स्ट्रेसर्स के बारे में अगर हम बात करें, ऑपरेट क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स। सॉरी, गिव योर व्यूज।
व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पर्सनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि आपकी किसी से बनती नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, रेड टेपिज्म है, ठीक है, हायरार्की बहुत बुरी तरीके से फॉलो की जाती है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं भाई, बाहर का जो दूसरी कंपनीज है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं सच एज पोचिंग एंड रेटिंग। कोचिंग रेटिंग आई बिलीव आपने एचआरएम में पढ़ा हुआ है। वहां पे क्या होता है, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एम्प्लॉइज को हायर करने की कोशिश करते हो ताकि सामने वाले कंपनी को इंपैक्ट कर सको। लेट्स से कि सामने वाली कंपनी की आपने फैकल्टी हायर कर ली, जो कि बहुत जगहों पे होता है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ताकि सामने वाले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते थे, वो अब आपके पास आ जाए। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। पहला, चैलेंज स्ट्रेसर्स और हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स के बीच में डिफरेंस बताना। चैलेंज स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, जैसे आपको चैलेंजिंग जॉब दे दी तो वहां पे आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्कोप रहता है। हिंड्रेंस स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो आपके अचीवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई। ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो आपको कहीं से भी इंप्रूव नहीं करती है, ठीक है, आपको उल्टे चैलेंजेस देती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है। चैलेंज स्ट्रेसर्स वो होते हैं, उस तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं जहां पे आपका जॉब और चैलेंजिंग बन जाता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो वहां पे क्या होता है, आपको स्कोप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। A question from organizational behavior, organizational stress topic है, and it's an easy question क्योंकि direct question है, ठीक है। Let's talk about the fourth key question, the last question from section A. What are the 5 traditional career stages? Which of the 5 stages is probably least relevant to human resource management? Explain your view. अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट में टर्म इसलिए लगा हुआ है, तो पहले तो आपको 5 ट्रेडिशनल करियर स्टेजेस बता देंगे, एक्सप्लोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मिड करियर, लेट करियर एंड देन डिक्लाइन। 5 करियर स्टेजेस हैं। अब इसमें से बताना है कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सा करियर स्टेज आपको लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सबसे कम उपयोगी है, ठीक है। कुछ लोग लेट करियर लिख सकते हैं बिकॉज उस टाइम पे लर्निंग की एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है, खत्म हो जाता है, सीखने का मन नहीं करता कुछ भी नया, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। लेट करियर में क्या होता है, ऑलमोस्ट डिक्लाइन होता है, ठीक है, आप ऑलमोस्ट जॉब अबंडनमेंट या फिर रिटायरमेंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो आपको अपने खुद के रीजन देने थे, बिकॉज स्टूडेंट एक्सप्लेन योर व्यू। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, एचआरएम का करियर प्लानिंग इज द टॉपिक एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए से। इफ आई हैव टू कंक्लूड, आई वुड से ओवरऑल सेक्शन ए जो था वो इजी लेवल का था, मैं उसको मीडियम लेवल का भी नहीं बोल सकता, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आता हूं, सेक्शन बी पे। हाईलाइट वेरियस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ कैन दीस बी मिनिमाइज्ड और रिजॉल्व्ड। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो विंडो ड्रेसिंग की है, ठीक है। तो आपको सिंपल लिमिटेशन बता देंगे थी, और कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं रिड्यूस करने के लिए, दैट कैन आल्सो हैव बीन टॉक्ड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाईलाइट द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। आपको पता है कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, एक साल का मेजरली लिक्विडिटी स्पैन होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, टॉपिक है मार्केट्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, सिर्फ अप्रोच आपको सही रखनी है कि प्रॉपर्ली टेबल बना के, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बना के आपको यहाँ पे पॉइंटर्स देते हैं, ठीक है। दैट वाज द फिफ्थ बी क्वेश्चन। फिफ्थ सी पे चलते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, why do exchanges require future contracts to be marked to the market। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और मार्क टू द मार्केट क्यों कहा जाता है, ताकि मैनिपुलेशन को हम रिड्यूस कर सकें। अगर वो मार्केट से मार्क्ड होगा तो उसमें मैनिपुलेशन का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत ब्रीफली आपको आंसर बता रहा हूं, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग द आइडिया कि क्या लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, सब्जेक्ट है सॉरी, डेरिवेटिव इज द टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा, ठीक है। Let's move to the fifth B question. Explain the concept of customer lifetime value, ठीक है। पूरी लाइफ टाइम में एक कस्टमर आपको कितना रिटर्न देता है उसे हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन सीआरएम। अब जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो ये देखते हैं कि यार इस पर्टिकुलर कस्टमर से हमें कितना वैल्यू आ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि जितना वैल्यू आ रहा है दैट इज मोर देन देयर कॉस्ट दैट दे आर इनकरिंग इन एडवर्टाइजमेंट या रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तब तो वो इनकर करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू इनकर। तो ये क्वेश्चन था, हाउ डू आईटी एप्लीकेशन इंपैक्ट कस्टमर रिटेंशन। अब क्या होता है, आप लगातार मैसेज देते रहते हो उनके बर्थडेज पे, ठीक है, उनकी एनिवर्सरीज पे, उनको रिमाइंडर कॉल्स देते रहते हो दैट यू आर अ वैल्यूएबल कस्टमर, उनको एडवर्टाइजमेंट देते रहते हो आईटी सॉल्यूशंस के थ्रू। उसके थ्रू क्या होता है, दे आर कनेक्टेड, दे बिकम लॉयल टू योर कंपनी, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन हो सकता था। क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, बिकॉज डायरेक्टली जो हमने डिस्कस किया है, जो बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का, वो यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। 50, लेट्स मूव टू 50।
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो टॉपिक है दिस फ्रॉम मार्केटिंग, बट एक्चुअली मार्केटिंग का टॉपिक नहीं है, ये कॉस्टिंग का टॉपिक है। कॉस्टिंग के अंदर जब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं, उस टाइम पे ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल लगता है, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक है और इट्स अ इजी लेवल क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो सेक्शन बी है उसका जो पहला क्वेश्चन है विच इज द मैंडेटरी क्वेश्चन वो आल्सो इजी इन नेचर, ठीक है। 6 में चलते हैं, लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। Explain the circumstances under which different methods of depreciation can be employed by using suitable example। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, एवरेज मेथड है। इस तरीके से काफी सारे मेथड्स थे। अगर आपने वो मेथड्स पढ़े हुए थे तो आपको पता होगा कि किस सर्कमस्टेंस में दे आर गोइंग टू बी मोर और लेस यूजफुल। उसके बारे में यहाँ पे बात कर रही थी। वो 20 मार्क क्वेश्चन आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे आप अगर आपने डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़े हुए थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू 6b, a 100 par value bond। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल अमाउंट से पहला क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल है, दैट इज फॉर 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल है आपके सामने, ठीक है। आई एम रीडिंग इट आउट। इसमें टेबल गिवन थी, चार्ट गिवन था, ठीक है, जो एनएडी चार्ट होता है। a 100 par value bond bearing a coupon rate of 8% will mature after 5 years। इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है। What is the value of the bond if the discount rate is I think 10% or 12% is given? So basically क्या करना है, सिंपल वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लियर कट उसका फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूले से आप चार्ट में से सारी वैल्यूज देख लेंगे और आप कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं इसको बिल्कुल भी मीडियम नहीं कह सकता, इट्स अ इजी लेवल क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, चार्ट गिवन था, फॉर्मूला पता था तो आंसर फट से निकल जाता। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आई थिंक छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है। 6C, explain the concept of marketing communication mix। Identify the factors influencing communication mix for marketing। India's finest quality coffee produced by Chikmagalur based coffee plantation cooperative। तो पहले तो आपको क्या करना है, मार्केटिंग मिक्स समझाना है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स बता देने हैं जो इस कॉफी की कंपनी से, विच इज अ वेरी फेमस कंपनी, उनके लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना क्या है, पॉइंटर्स सेम ही रखने हैं, फैक्टर्स में कुछ अलग नहीं आएंगे। फैक्टर्स वही आएंगे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। उसको सिर्फ आप एक्सप्लेन करते समय कॉफी की कंपनी से, जो भी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, उससे आपको रिलेट कर देना। दैट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सब्जेक्ट, मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक है एंड इट इज अ इजी लेवल क्वेश्चन। अगर आपको फैक्टर्स पता थे तो आप उसका आसानी से आंसर लिख सकते थे। यू डोंट हैव टू थॉट अबाउट कि भाई कॉफी के बारे में बात हो रही है या फिर किसी भी और इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। उस डायमेंशन से सिर्फ आपको लिंक करना था और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन, व्हाई इज बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड इन बिजनेस कंसर्न, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम बजटरी कंट्रोल, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स द टॉपिक, बजटरी कंट्रोल टॉपिक है और इजी लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं नजर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू 7B, व्हाट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एमआईआरआर जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। What are the pros and cons of MIRR versus IRR versus NPV? It's a question from the various techniques of capital budgeting decisions, जहां पे MIRR, IRR और NPV के बीच में आपको डिफरेंस करना था, ठीक है। I will not say that this is a difficult question, क्योंकि जब भी आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि क्या एडवांटेजेस है NPV के, क्यों NPV को प्रेफर किया जाता है, या MIRR को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर IRR। आपको पता होगा IRR हैज अ अनरियलिस्टिक असम्पशन कि आप IRR पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि MIRR में नहीं होता। एंड NPV इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आपको मैं आपको बता रहा हूं। इसके सिवाय आप एनलिस्ट करके कुछ पॉइंटर्स दे सकते, ठीक है। सो आई वुड से अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम MIRR, IRR वर्सेस NPV। ये आपका टॉपिक था। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 7C क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जहां पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरी हम क्रिएट करते हैं अलग अलग स्टेजेस के फॉर्म में, अलग अलग लाइफ साइकिल के अंदर, इंट्रोडक्शन, देन यू हैव ग्रोथ, देन यू हैव मैच्योरिटी, देन यू हैव सैचुरेशन, डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट, ठीक है। एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको पीएलसी के कंसेप्ट को लिंक करना था मोबाइल फोन से, एनपी से। मोबाइल फोन आपको पता है इट्स अ लग्जरी आइटम, ठीक है, स्पेसिफिकली अंटिल अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी बेसिक फोन। और इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फीचर्स आते रहते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का लाइफ स्पैन होता है ये बहुत छोटा होता है, ठीक है।
टी इज अ काइंड ऑफ अ नेसेसिटी, ठीक है, चाय जो है वो नेसेसिटी है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगी ये थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी। तो ये बेसिक एनालॉजी है जिससे आप लिंक कर सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ पीएलसी। सजेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ पीएलसी फॉर द प्रोडक्ट्स। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी स्टेज में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मार्केटिंग के अंदर पैसा खर्च करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिक्र करना था या फिर बात कर देनी थी, एंड द क्वेश्चन वुड हैव बीन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने स्ट्रैटेजीज पढ़ी हुई है फ्रॉम प्रोडक्ट लाइफ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको दिखाया था 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल का, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज द डेटा इज गिवन, आपको 2 महीने का डेटा गिवन है, जनवरी और फरवरी का, दिस इज द डेटा जिसमें बेसिकली सेल्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस और ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, वन इज यूजिंग द मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और एक जो मेथड है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है ये समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे प्रॉब्ली आपको कंक्लूजन देना होता एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्कोरिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आप सही से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन आई वुड क्लासिफाई इट एज इजी क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर इज द सब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट वाज योर सेकंड न्यूमेरिकल, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। तो टोटल एक 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल दैट इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। तो एक एक न्यूमेरिकल ही आए हैं, पिछली बार एक आए थे, इस बार 2, ठीक है। लेट्स मूव टू 8B। व्हाट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस आपको पता है जब कंपनी के पास इनफ फंड्स नहीं होते कि वो अपनी लिक्विडिटी को मीट कर पाए या अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए या अपने जो भी उसके ऑपरेशंस है उसको मीट कर पाए, ठीक है। स्पेशली उसके बारे में बात करनी थी यहाँ पे। हाईलाइट द एप्रोप्रिएट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू डील विद द कॉजेस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। किस तरीके से आप स्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि आप अपने जो भी आपके डिवीजन है, ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, डू यू वांट टू सेल इट ऑफ, ठीक है, या आप और फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो जो भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज का हम इस्तेमाल कर सकते थे उन स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज द टॉपिक एंड इट इज अगेन अ इजी लेवल क्वेश्चन। अब ये मत कहना कि सर आप तो सारे क्वेश्चन इजी बता रहे हैं, मैं क्यों इजी बता रहा हूं उसका लॉजिक बता देता हूं आपको। जो भी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नेचर के हैं और बिल्कुल सिलेबस से स्टिक टू पॉइंट आए हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें सिर्फ आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको कल एक वीडियो बनाई थी मैंने कि आपको आंसर राइटिंग शुरू कैसे करने की चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसलिए मैंने इजी लेवल का क्लासिफिकेशन यहां पे किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Identify key areas where information and communication technology, which is ICT, has transformed prevailing marketing practices in the past 5 years. Justify your answer in terms of suitable examples. ICT का एग्जांपल सबसे पहला क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा कि किस तरीके से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए। एक बार आप किसी भी एड पे चले जाओ या आपने गूगल पे सर्च कर लो, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सारे के सारे सोशल मीडिया साइट्स पे उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट, उन्हीं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, ठीक है। तो इन लाइंस पे आप इस क्वेश्चन के अंदर बात कर सकते थे। दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूसेज इन मार्केटिंग, वो कॉन्टेक्स्ट था एंड इट वाज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज योर एनालिसिस। आई थिंक ये आपका एनालिसिस है पेपर 1 का फॉर योर यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके ओपिनियन है, कुछ भी आपका व्यू पॉइंट है, कुछ भी डाउट है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इस पर्टिकुलर सेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका एक ब्रीफ दे दूं कि क्या आंसर लिखे जा सकते थे और एक आइडिया दे दूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का वेटेज पूछा जा रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। डिटेल सैंपल आंसर्स, ऑफ कोर्स आई बिलीव कि आप लोग बेटर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बट डिटेल सैंपल आंसर्स फिर भी हम आपको दे देंगे। इट विल बी एडेड टू द कोर्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 1 वीक और 2, ठीक है। अभी के लिए एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग गया कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रिपेयरिंग एंड फॉर पेपर 2 आल्सो वी विल बी कमिंग आउट विद द वीडियो वेरी वेरी सून, ठीक है। थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर, कीप प्रिपेयरिंग एंड all the very best.